Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will going to discuss Grom's law of diffusion. चैप्टर 3 गैसेस हम पढ़ रहे हैं. आज का लास्ट लेक्चर है चैप्टर 3 का. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में, उनकी डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्चुअली हमारे पास डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या होते हैं. यू सी, डिफ्यूजन हमारे पास क्या है. It is actually the spreading and mixing of molecule due to collision. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन, और ये दोनों गैसेस क्या करते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं. इसी तरह अगर आप देखें इफ्यूजन में भी हमारे पास मिक्सिंग ही होती है. मिक्सिंग ऑफ, यस वी कैन से स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये गैसेस में होती हैं. ये लेक्चर आप थर्ड लेक्चर आप देख सकते हैं, आप दोबारा देख लें. क्लियर कट डिफरेंस है इसमें कि इफ्यूजन हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन क्या है. लेकिन इफ्यूजन में हमारे पास जो होती है मॉलिक्यूल की टेंडेंसिटी के मुताबिक ही ये होल से वन बाय वन रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ ये जाते हैं, और यहाँ होल से जैसे निकलते लो रीजन पे आके यहाँ स्प्रेड हो जाते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन की लॉ, ग्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कि ये लॉ हमें क्या बताता है और एक्चुअली ये क्या है. देखिए, ग्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और वी कैन से ग्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, जो हमारे पास साइंटिस्ट है, इसने डिस्कवर किया था थॉमसन ग्रॉम. ये एक केमिस्ट है. इसके लॉ हमें क्या बताता है, ग्रॉम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. द लाइटर द गैसेस द फास्टर इट विल डिफ्यूज आर डिफ्यूज. इसका जो मेन जो प्रिंसिपल है, जो मेन इसका पॉइंट है इस लॉ का, हम डिटेल्स इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है, इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जितने गैस का जो लाइटर गैसेस होंगे वो फास्टली मूव करेंगे, डेंसर गैसेस होंगे दे विल मूव जो है वो स्लोली मूव करेंगे. ठीक है, मेन जो आपने जहन में ये बात रखनी है. अब आते हैं लॉ की तरफ कि लॉ हमें क्या बता रहा है. देखिए, 1829 में जो थॉमसन ग्राम थे, इसने एक्सप्लेन किया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को. इसकी स्टेटमेंट क्या है. देखिए, हमारे पास 1829 भी 1829 में इसने डिस्कवर किया, और ये जो है इंग्लिश साइंटिस्ट थे. इसकी स्टेटमेंट यही है, जो लॉ जो जॉन थॉमसन ग्राम थे उसके मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये इसकी स्टेटमेंट है. यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी इसको हम हटाएंगे तो इसकी जगह क्या होगा, एक कांस्टेंट लगेगा. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये देखिए कि हमारे पास क्या कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है थॉमसन ग्राम की वो यही है कि हमारे पास एक गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. ये डी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को. और वी कैन से दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली रिलेटेड भी ये हमारे पास प्रेजेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहाँ भी अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो क्या है, के. द कांस्टेंट के इज स्मॉल फॉर ऑल गैसेस. अगर हम यहाँ पर दो गैसेस लेट्स सपोज लेते हैं, एक होता है एक 1 2 मीन्स 2 गैसेस हमने लिए, उनके अपने रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स इनकी वेलोसिटी ये होती है, इनकी डेंसिटीज भी गिवन है. सो वी कैन राइट दिस. ठीक है, ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 और उसकी डेंसिटी. इस तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 और उसकी डेंसिटी, ये उसके मोलर मासेस गिवन है. ठीक है, मोलर मासेस M2 जो गैस 2 का है और M1. तो आप अगर देख ले तो ये इनवर्स रिलेटेड है. जो गैस 1 है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी. और इस तरह जो गैस 2 है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन दे आर इनवर्सली, ये इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है. M1 M2 हमारे पास क्या है, दे आर द मोलर गैसेस, मोलर मासेस ऑफ गैसेस. तो इसके हमने 2 फॉर्म्स पढ़ लिए कि हमारे पास जो ग्राम्स है, जॉन थॉमसन ग्राम, वो हमें क्या समझाने की कोशिश करता है. तो इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो भी हम पढ़ चुके हैं.
अब आते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कि एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे वेरीफाई किया गया है। बिफोर गोइंग टू दिस स्लाइड सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हुआ ग्राम्स लॉ। तो इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए इजीली ये वेरीफाई हुआ था लेबोरेटरी में। इसमें एक ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है, हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है दैट इज एक्चुअली 100 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब 100 सेंटीमीटर। इसके दो एंड जो आप देख रहे हैं, ये वाला एंड और दूसरा, ये दोनों एंड जो है हमारे पास ओपन है। इस यहाँ 2 गैसेस लिए, एक हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा हमारे पास है अमोनिया। 2 कॉटन प्लग्स लिए, एक को HCl मीन हाइड्रोजन क्लोराइड में सोक किया और इस ओपन एंड में इसको रख दिया। और इसी तरह एक दूसरा कॉटन प्लग लिया, उसमें अमोनिया को लिया और उसको यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, सोक किया। उसके बाद इस एंड में इन दोनों को रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है दे विल ट्रेवल, उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था 40.5 सेंटीमीटर, और जो अमोनिया है उसने कितना कवर किया 59.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जितने अमोनिया कवर 59.5 सेंटीमीटर एंड जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है दे विल कवर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। लेकिन एक पॉइंट पे ये जो है दे विल प्रोड्यूस स्मोक। एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये लोग कुछ वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर लेते हैं इस पॉइंट पे। नाउ अब देखते हैं पीछे जो हमने कैलकुलेशन की है कि कैसे ये हमारे पास आ गए। देखिए 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लिया, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये HCl है, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 40.5 सेंटीमीटर while ammonia molecules cover 59.5 सेंटीमीटर in the same duration। इतनी ही टाइम में, सेम ड्यूरेशन पे, जितना टाइम उसके लिए रखा था हाइड्रोजन क्लोराइड ने, उसने उसी टाइम में, एक फिक्स टाइम में 40 डिस्टेंस कवर कर लिया 40.5, और जो अमोनिया है उसने 59.5 सेंटीमीटर कवर कर लिया। अब आते हैं इसको फाइंड करते हैं इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए व्हाइट फ्यूम्स कहाँ, एक पॉइंट ऑफ जंक्शन पे प्रोड्यूस हुए व्हाइट फ्यूम्स किसके थे, अमोनियम क्लोराइड के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs में आता है कि पॉइंट ऑफ जंक्शन पे क्या प्रोड्यूस हुए, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब फार्मूला यूज करते हैं जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, कि वो हम यही बता रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गैसेस। तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं ग्राम्स लॉ के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को फाइंड करते हैं अमोनिया और इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर इनके हम मासेस पुट करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड उसका मास है 36.5 मोलर मास, और अमोनिया का 17 है। इसके कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाएगा 1.46। तो जो हमारे पास अमोनिया है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है 1.46 HCl। HCl ने डिस्टेंस जो है वो कम कवर कर लिया एज कंपेयर टू अमोनिया। यू कैन सी, आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन इजीली से दैट जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है अमोनिया का, दैट इज 1.46 टाइम फास्टर देन द रेट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी इक्वेशन से हमें ये पता चला। देखिए rate of diffusion of ammonia is 1.46 times faster than the rate of diffusion of hydrogen chloride. You can easily find these things. ये था हमारे पास Gram's law of diffusion. I hope you understand. अब आते हैं kinetic molecular theory of gases. इस चैप्टर में हमने gases laws के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये सब जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आई होप आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगा। अब आते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें क्या बताते हैं। देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जैसे कि हमने पढ़ा कि गैस हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर है, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनके जो मॉलिक्यूल्स है दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है दे हैव नो डेफिनेट शेप, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये जो एक्सपेंड भी होते हैं, कंप्रेस भी होते हैं। हमारे पास जितनी भी है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं।
देखिए फर्स्ट पॉइंट, एवरी गैस इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक गैस में मॉलिक्यूल होते हैं बिकॉज गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर हैव एनीथिंग विच occupies स्पेस एंड हैज मास। गैस इज लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन हैव मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये जितने भी नोबल गैसेस आपको नजर आ रहे हैं इसमें कितने होते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मूव हैphazardly, मीन्स के मॉलिक्यूल दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। इस तरह प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब भी ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस वजह से प्रेशर डेवलप हो जाता है। द कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। ये जितनी भी कोलिजन है ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो अपना शेप रिज्यूम करें आफ्टर कंप्रेशन और एक्सपेंशन। हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने पढ़ा, गैसेस के जो पार्टिकल्स दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर जितना वॉल्यूम अवेलेबल होता है ये ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो एम्प्टी स्पेसेस हमें गैसेस में नजर आते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे पे वो कम हो जाता है, और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। The motion imparting to the molecules by gravity is negligible। जितना भी ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है मॉलिक्यूल का उसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। A very important point जो हमारे पास है, the average kinetic energy varies directly as temperature। गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसी तरह गैस जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसको समझना है वो फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यार वी कैन से कि हम अब देखते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस पे कैसे वो अप्लाई होती है। और वी कैन से दैट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में गैस लॉज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस लॉ एक्चुअली क्या होता है। अब देखते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, गैसेस लॉ थ्रू ये कैसे एक्सप्लेन होती है। वी कैन से दैट गैसेस लॉ गेट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक एक थ्योरी को हम देखते हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दे विल गिव बर्थ टू काइनेटिक इक्वेशन, और which can be employed to justify gases law। सबसे पहले हम अब यहाँ देखते हैं कि जो प्रेशर है आइडियल गैसेस का, इसको डिस्कस किया था इस साइंटिस्ट ने। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए 1/3 m इज द मास, और n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, कितने नंबर ऑफ गैसेस हमने लिए हुए हैं, और c² जो आप देख रहे हैं ये स्पीड है। देखिए P is the pressure, V is the volume, mass of one molecule of gas जो स्मॉल हमें रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल्स, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस को फाइंड करने के लिए, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। अब आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी हमें क्या बता रहे हैं। देखिए आप एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप ले लें और उनकी जो वेलोसिटी है, जाहिर बात अगर आप एक N1 मॉलिक्यूल मींस आपने एक मॉलिक्यूल लिया उसकी वेलोसिटी C1, इस तरह आपने दूसरा मॉलिक्यूल लिया उसकी वेलोसिटी C2 और इस तरह C ऑन, तो इन सब की वेलोसिटीज को आप कैसे फाइंड करेंगे। C² मीन जो इनकी वेलोसिटी होगी वो यही होगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कि इनके इंडिविजुअल जितने भी है इसको आप ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे डिवाइड करेंगे, सो यू कैन इजिली गेट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यू कैन से इन दिस रेफरेंस, ये इन सबको आप क्या नाम देंगे, n, जो n इसको c मीन स्पीड। द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड जो यहाँ लिखो इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो इसकी इक्वल है। सो आप वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे, सो यू कैन इजिली गेट, यहाँ c² की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। और यहाँ ये किसकी इक्वल है, इसका क्या मतलब है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, m इज द मोलर मास ऑफ द गैस एंड t इज द टेम्परेचर, जो प्रीवियस स्लाइड में ये गिवन है। ये प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस के लिए आप इसको यूज करें।
और यहाँ पर ये आप डिफरेंट वेलोसिटीज के लिए आप यूज करते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, आपने इसको याद रखना है कि हमारे पास किस चीज की इक्वल आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ हमारे पास होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैसेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए हाफ mv स्क्वायर की बजाय क्या लिखा हुआ है, हाफ m इज द मास ऑफ द गैस। देखिए नंबर ऑफ मोल्स जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, c स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है। इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, गैस मॉलिक्यूल की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ये इक्वेशन अब आपके पास किस तरह आ जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिमूव करेंगे, सो यू गेट k कांस्टेंट। सो ये किसकी इक्वल हो गया, हाफ mn, ये c पर स्क्वायर इज इक्वल टू kT। नाउ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, जो फर्स्ट स्लाइड में, जो प्रीवियस स्लाइड में डिराइव हुआ कि ये हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस से है, ठीक है। 1/3 mn और पर स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग 2 ऑन राइट हैंड साइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं इस राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं, आपने राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। अब देखते हैं कि हमारे पास कैसे इक्वेशन आता है। जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो वी गेट दिस इक्वेशन। सो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। नाउ पुटिंग इक्वेशन ए इनटू इक्वेशन बी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जो हाफ m स्क्वायर है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या है, kT। सो वी गेट दिस इक्वेशन। इफ टेम्परेचर T इज कांस्टेंट, 2/3 kT इज आल्सो कांस्टेंट। और ये हमें टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट होता है, कौन से लॉ में होता है, बॉयल्स लॉ में। सो वी कैन से दैट, और हमने बॉयल्स लॉ की एक दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इसको प्रूव करके दिया था। हेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट फिक्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को भी हम फिक्स रखते हैं, टेम्परेचर को भी फिक्स रखते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये प्रूफ हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। अब आते हैं बॉयल्स लॉ, प्रूफ हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। अब आते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन अभी आ गया था लास्ट स्लाइड में। अब चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, चार्ल्स लॉ इज एक्चुअली वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और नहीं, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं चार्ल्स लॉ में कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक गैस का क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज होगा। सो इस इक्वेशन को आप अगर रीअरेंज कर ले, देखिए प्रेशर नीचे यहाँ पर आ गया, और आपके पास 2/3 वही है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, 2k 3p और t, तो ये देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड नंबर ऑफ मोल्स भी आप कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो है आपके पास ये टर्म है, ये किसकी इक्वल है, कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट आपके पास आ गए। यहाँ जो 2 बार यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, देखिए, तो आपके पास क्या आ गया, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और या वी कैन से चार्ल्स लॉ को हम इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एवोगैड्रोस लॉ की तरफ। यहाँ पर आप 2 गैसेस लेट सपोज ले हैं, उनके प्रेशर, उनके वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, उनके मासेस और वेलोसिटी स्क्वायर्स, और फिर काइनेटिक इक्वेशन को आप यूज करें, जैसे कि हमने काइनेटिक इक्वेशन फर्स्ट जो प्रीवियस स्लाइड में डिराइव किया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, ठीक है, 1/3 mn c²। लेकिन एक गैस के लिए ये होगा, सेकेंड के लिए आप ये इस तरह 2 ले लेंगे, m2n2 फॉर सेकेंड गैस, एंड दिस इज फॉर गैस 1। अब इसको इक्वलाइज करते हैं, गैस 1 गैस 2, यहाँ आप 1/3 कैंसिल कर लेंगे, सो यू गेट m1 n1 एंड c1 स्क्वायर, masses, number of moles of gases and speed of velocity, और we can say square velocities। तो ये इक्वेशन ए आ गया आपके पास, इक्वेशन ए।
अब आते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज सेम देयर मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल आल्सो बी सेम। अगर आप टेम्परेचर को सेम रखेंगे तो इनकी वेलोसिटीज भी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपके पास, सेम होगी। यहाँ आप देख रहे हैं हाफ m1c1 काइनेटिक एनर्जीज इनकी गिवन है, और इसी तरह गैस 2 की भी गिवन है। डिवाइडिंग इक्वेशन ए, ये हमारे पास बी इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है। ये काइनेटिक एनर्जी है गैस 1 की, गैस 2। इसको अब देखते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन ए को इक्वेशन बी पे। जब आप डिवाइड करेंगे तो m1 के साथ कैंसिल, c1 के साथ इस तरह m2, तो आपके पास रह जाएगा n1 is equal to n2। Hence equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। ये हमारे पास क्या, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हम ये बताते हैं कि आप इक्वल वॉल्यूम लेंगे गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो ये भी वेरीफाई होगा, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो आज का हमारा टॉपिक था। हम काइनेटिक जो इक्वेशन है, थ्योरी का जो इक्वेशन, इसको यूज करते हैं। तो अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लेंगे तो यहाँ आप 1 मोल ऑफ गैस में कितने एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं, Na किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगैड्रो पार्टिकल। उसकी जो वैल्यू है 6.02 × 10⁻23। यहाँ आप 1 मोल में कितने इतने पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पुट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, वही इक्वेशन को हमने यूज किया। ये जो हमारे पास इसका जो मोलर मास है वो किसकी इक्वल आ गया, ठीक है। वही जो मोल्स के लिए हमने फॉर्मूलाज चैप्टर 1 में पढ़े थे, कि वही आपको बता रहे हैं कि मोलर मास, जितना भी इसका जो मोलर मास है, क्योंकि मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय जो है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 2 फार्मूलाज आपने पढ़े थे, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वी कैन से मोलर मास। एवोगैड्रो नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास वो किस चीज की इक्वल है, मोल्स इज इक्वल टू आपको जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और इस तरह जो ये आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आपके पास इजीली, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, जो मोलर मास है इसको यहाँ लेकर आए हैं, और पीवी, देखिए पीवी अपनी जगह पे है, 3 यहाँ शिफ्ट होगा। इक्वेशन को रीअरेंज करके यू कैन इजीली गेट c², और वी कैन से दैट यू कैन इजीली गेट c² इक्वेशन। और बहुत इजी है, थोड़ा सा आप इसको देख लें। ठीक है, m हमारे पास क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस है। अब आते हैं, देखिए आपके पास c की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन, इसको रीअरेंज करके आपके पास m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, n क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास जब ये वैल्यू आ जाती है, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेके आपने इस इक्वेशन को जो प्रीवियस स्लाइड में डिराइव, इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास इस इक्वेशन ये इस फॉर्म में आ जाता है, और इसको रीअरेंज करके आपके पास जो डिनोमिनेटर में है, देखिए मॉलिक्यूलर मास बाय वॉल्यूम, सो ये किसकी इक्वल होता है, डेंसिटी के। और हम वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ ये वेलोसिटी आपको गिवन है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। और वी कैन से इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए यहाँ आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे तो यहाँ पर आप 1 आ जाएगा। सो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आप यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि ग्राम्स लॉ हमें क्या बता रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना भी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। I hope you understand kinetic molecular theory of gases। जैसे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद जितनी भी काइनेटिक लॉज है उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने उसकी एक्सप्लेनेशन बता दी कि बॉयज लॉ को भी प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑल इक्वल टू कांस्टेंट के। उसके बाद था चार्ल्स लॉ को भी प्रूफ कर लिया कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ के जब आप सेम वॉल्यूम्स लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसमें सेम प्रेजेंट होंगे, n1 इज इक्वल टू n2। देन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ में भी हमने 1 मोल गैस लिया
तो 1 मोल गैस में कितने एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको सबको पता है। 1 मोल में 6.02 × 10⁻³ होते हैं। और उसी तरह वो भी प्रूफ हो गया इक्वेशन को रीअरेंज करके, हमें पता चला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पे टेम्परेचर के लिए भी आप इजीली इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप आते हैं कुछ एमसीक्यूज करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसे करते हैं, देखिए जब आपके पास कोलिजन होती है 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो आपसे पूछा जा रहा है कि गैस जो है गैस मॉलिक्यूल वो कौन सी डायरेक्शन में आपके पास मूव करेंगे। ऑप्शन ए है इन अ सर्कुलर पाथ, ऑप्शन इन अ वेव पाथ, थर्ड है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड द डी ऑप्शन इज विद एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस a molecule travel in a straight line path। important MCQs इसको याद रखें। अब आते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमने ये देखा कि हमारे पास जो है गैस की प्रॉपर्टी है कि वो जॉल थॉमसन इफेक्ट को वो जो है वो ओबे करते हैं, कूलिंग इफेक्ट को। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि लिक्विफिकेशन, जो यहाँ वर्ड लिखा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होता क्या है। इट इज एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड स्टेट। हम गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये होता है हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हम गैसेस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, लेकिन उससे पहले हम उसके जो टेम्परेचर है उसको कम कर देते हैं और प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। वाई, क्यों हम करते हैं इस तरह? प्रेशर टेम्परेचर को क्यों कम करते हैं? क्योंकि कम टेम्परेचर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, वो काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं लोअर टेम्परेचर पे। और ये स्लोली जो है ना मॉलिक्यूल दे कम क्लोज टू ईच अदर, और अट्रैक्शन भी इनमें क्या हो जाती है? ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इजिली लिक्विड में। इस तरह अगर आप देखें कि प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस के मॉलिक्यूल है, ये कंप्रेस हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कौन से प्रिंसिपल को इसको फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। फैराडे मेथड है, क्लाउड मेथड है, लेकिन आपके कोर्स में है लिंड्स मेथड। तो हम लिंड्स मेथड को डिस्कस करते हैं, लेकिन लिंड्स मेथड जो है वो फॉलो करता है कौन से प्रिंसिपल को? जॉल थॉमसन इफेक्ट। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जब आप एक कंप्रेस गैस को अलाउ करते हैं कि वो एक्सपेंड हो जाए सडनली इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, जब कंप्रेस गैस जो है वो आप इसको एक हॉल से इसको पास करते हैं और वो एक्सपेंड हो जाता है, हायर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जॉल थॉमसन इफेक्ट, और इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास जॉल थॉमसन इफेक्ट, आपके पेपर में आ सकता है। अब लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन को देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली क्या है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, यहाँ आपको नजर आ रहा है कंप्रेसर, इसका टेम्परेचर होता है 200 एटमॉस्फेरिक, और ये है आपके पास रेफ्रिजरेटेड लिक्विड यहाँ पर आता है। चैम्बर है डिफरेंट, और ये एक्सपेंशन चैम्बर है। 3 चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, ये जो लिक्विफिकेशन जो मेथड है इसमें होता यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब फ्रेश एयर पास होता है यहाँ से, देखिए फ्रेश एयर जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ये जब एंटर होता है तो सबसे पहले कंप्रेसर में जाता है, और यही एयर जो है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे अप्लाई हो जाता है और ये कंप्रेस हो जाता है। आफ्टर दैट कंप्रेशन के बाद यही एयर इसी तरह कंप्रेस एयर गुजर के रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड इस यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर इसकी जो टेम्परेचर है, यहाँ चूंकि जब कंप्रेस हो जाता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब ये रेफ्रिजरेटिंग ये लिक्विड इस यहाँ पर आता है तो यहाँ इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। या इसके बाद जब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो कुछ हमारे पास वाटर वेपर्स आ जाते हैं और ड्राई एयर भी, 2 पार्ट्स में ये होते हैं। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं यहाँ पर चूंकि शो नहीं किया गया, तो वो वाटर वेपर यहाँ पर एक वाटर आउटलेट लगा होता है, उसके थ्रू ये निकल जाते हैं, और जो ड्राई एयर होता है वो एक्सपेंशन चैम्बर में आ जाता है। देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन चैम्बर पे आके यहाँ पर जो हमारे पास ड्राई एयर होता है
यहाँ पर आकर कंप्रेस्ड जो जितनी भी ये ड्राई एयर है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, इसी एक्सपेंशन चैम्बर में ये जो है कूल हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर यहाँ पर इसी चैम्बर एक्सपेंशन चैम्बर में, और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पर कन्वर्ट इस नोजल से आके ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार आप दोबारा सुन ले। देखिए हमारे पास जो कंप्रेस एयर है, सबसे पहले ये कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेस एयर पास इनटू स्पाइरल पाइप विद जेट, और उसके बाद ये कम आउट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 1 atm यहाँ लिखा है, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। ये वाला जो एरिया है यहाँ प्रेशर क्या होता है हमारे पास, कम होता है, जिसकी वजह से ये निकल जाते हैं। प्रोसीजर को थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन करके देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फ्रेश एयर ये कंप्रेस हो जाता है 200 atm पे, उसके बाद ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में चला जाता है, और वहां से निकलने के बाद कंप्रेस एयर कहाँ चले जाते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलने के बाद हीट ऑफ कंप्रेशन वहां रिमूव हो जाती है, और कंप्रेस एयर जो है वो आके एक्सपेंशन चैम्बर में आ जाता है, और वहां उसकी कूलिंग इफेक्ट हो जाती है। एक्सपेंशन चैम्बर में कूल एयर क्या हो जाता है, एक्सपेंशन चैम्बर में फर्दर कूल हो जाते हैं, कूल द इनकमिंग एयर बाय रिपीटिंग कंप्रेशन एक्सपेंशन प्रोसेस अगेन एंड अगेन, एयर जो होता है वो लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है, बस 3 चैम्बर है, यहाँ इसकी कंप्रेशन हो जाती है, रेफ्रिजरेटर में आके यहाँ रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में आके इसका टेम्परेचर कम करवा देते हैं, और यहाँ पर आगे एक्सपेंशन चैम्बर में ये इजीली आपके पास जो इसका वो होता है कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, जो एयर चैम्बर है वो एक्सपेंड और ये यहाँ पर आगे कूल हो जाते हैं। तो इसकी डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स भी गिवन है, आप इजीली इसको ले सकते हैं। सिंपल इसमें जो प्रिंसिपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखिए यहाँ पर या इसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो चैम्बर है यहाँ पर इसका कम हो गया और यहाँ इसका प्रेशर ज्यादा हो गया। जब यहाँ से निकलते हैं तो इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जॉल थॉम्सन इफेक्ट को ये फॉलो करते हैं, इसको ओबे करते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये कि ये रेफ्रिजरेटिंग और यहाँ पर आपके पास रेफ्रिजरेटर में यूज होता है लेंस मेथड। आसान बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इसका वही प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी कुछ एमसीक्यूज की तरफ। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर व्हाट डज इट मीन। इससे थर्ड लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में, उसके कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर ऐड हुए, आप देख ले। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर, ए वैल्यू वहां पर आपके पास गिवन था वैन डर वाल्स इक्वेशन में, जिसका मतलब था कि हम उसमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ गैसेस जो है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसकी वजह से देखो जैसे ही हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, गैस जो है वो लिक्विफाइड इजीली होगा, जिसका हमने पढ़ा कि प्रेशर वहां ज्यादा होती है और टेम्परेचर कम होता है। सो जब ए की वैल्यू ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास ज्यादा होंगे, तो गैसेस क्या होगा आपके पास यहाँ लिक्विफाई इजीली होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब आते हैं प्लाज्मा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्लाज्मा एक्चुअली आपके पास क्या होता है। प्लाज्मा जैसे कि हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 4 स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक्चुअली जो है मिक्सचर ऑफ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जितने भी होते हैं, या वी कैन से मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ओरिजिनली 1928 में आयनाइज्ड गैसेस के लिए इसको ओरिजिनली डिस्कवर हुआ, इस पे अप्लाई हुआ है। अब इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट उसके बात करते हैं उस पर। देखिए 99% यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, और इस तरह 1.5 मिलियन बॉल ऑफ प्लाज्मा इज सन। आपकी नॉलेज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। माइक्रोस्कोपिकली क्या है, पर न्यूट्रल पार्टिकल है। आयनाइज्ड गैसेस के लिए यूज हुआ है तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। देखिए मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स है ये, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू नियॉन गैस इट प्रोड्यूस बोथ प्लाज्मा एंड लाइट। इलेक्ट्रिक करंट और जितनी भी ये आपके पास नियॉन गैसेस है यहाँ पर यूज होता है। कलर ऑफ प्लाज्मा डिपेंड अपॉन गैस यूज्ड, कौन सा गैस आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इसके कलर को। इसकी जो वेपोरेशन होती है और टेम्परेचर्स भी होती है। कुछ इसके यूजेस है, ये फ्लोरेसेंट बल्ब में यूज होते हैं, स्टेरिलाइजेशन में, लैंप्स में, और इसके अलावा जो है डायमंड्स में, माइक्रोवेव सोर्सेज में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ये यूजेस होते हैं।
और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो फ्लोरोसेंट बल्ब, सेमीकंडक्टर में, सरफेस कोटिंग में, स्टेरिलाइजेशन, पोटेंशियल एप्लीकेशन और नियॉन वगैरह में भी ये सारे इसकी आपके पास यूजेस में आ जाते हैं। टाइप्स भी इसके बहुत सारे हैं प्लाज्मा की। नेचुरल प्लाज्मा भी होती है जो कि हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं सन वगैरह में। आर्टिफिशियल प्लाज्मा भी है जो आयनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, जैसे एग्जिस्ट इन सन। पार्शली आयनाइज्ड प्लाज्मा भी है, ठीक है, आयनोस्फेयर वगैरह में और या गैस डिस्चार्ज प्लाज्मा में यूज होता है। हॉट प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, कोल्ड प्लाज्मा जो कि अर्थ आयनोस्फेयर या फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होता है। सो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी प्लाज्मा के बारे में। अब कुछ एंड में एमसीक्यूज देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में गैसेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो करते हैं। देखिए इन वॉन डर वाल्स इक्वेशन बी इज नोन एज, चूंकि हमने वॉन डर वाल्स इक्वेशन यहाँ देखा था, इससे जो प्रीवियस एक एमसीक्यूज हमने किया वहां देखिए ये ए वो किसके लिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए यूज हुआ था। अब बी ये किस लिए यूज होता है? So B is used, in the van der Waals equation. A जो है वो प्रेशर करेक्शन के लिए यूज हुआ था और जो ये B है वो हम किस लिए यूज करते हैं? वॉल्यूम करेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रियल गैसेस है, नॉन आइडियल गैसेस हैं, ये डिविएट करते हैं फ्रॉम आइडियल गैसेस से, तो इसकी करेक्शन जरूरी है। तो हम प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन करते हैं। तो B जो है हमारे पास ये वॉल्यूम करेक्शन है और इज 4 टाइम एज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ये प्रूफ हुआ था, ठीक है। और ए जो है इज द प्रेशर करेक्शन इन टर्म ऑफ van der Waals इक्वेशन। इसको आप जरूर याद रखिए, बहुत सारे एमसीक्यूज में आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक दूसरा एमसीक्यूज, अ गैस दैट इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डैश ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ आप देखिए लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि इंक्रीज प्रेशर और लो जो टेम्परेचर आप कम रखेंगे और प्रेशर को ज्यादा रखेंगे तो आपके पास इजीली जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हो जाती हैं। गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कम प्रेशर और ज्यादा कम टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर वर्ड यहाँ यूज हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये द टेम्परेचर ऑफ अ गैस अबव विच गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ प्रेशर इज अप्लाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर आप क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम इनके डेफिनेशंस को समझ लें। उसके बाद इस एमसीक्यूज पे आते हैं। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो एक गैस का ऐसे टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पे देखिए द टेम्परेचर ऑफ अ गैस अबव विच गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इस टेम्परेचर से अगर आप अबव मीन्स के इससे ज्यादा आप लेंगे तो आपके पास गैसेस लिक्विफाइड नहीं होंगे, चाहे आप जितने ही प्रेशर क्यों ना बढ़ा दें। इस तरह क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? ये आपके पास मिनिमम प्रेशर होता है जो रिक्वायर्ड होता है कि गैसेस को लिक्विफाई करे क्रिटिकल टेम्परेचर पे। इस तरह क्रिटिकल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। ये 3 टर्म्स है अक्सर आते हैं। तो गैस दैट इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डैश ऑफ द सब्सटेंस। अगर आप एक गैस को लिक्विफाई करना चाहें और उसमें प्रेशर अप्लाई करें बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो गैस क्या होगा? उस गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट। क्रिटिकल टेम्परेचर में लिक्विड कौन से स्टेट में कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट में। कंटिन्यूसली द सरफेस दैट सेपरेट बोथ द स्टेट डिसअपीयर एंड गैसेस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर can be liquefied by applying pressure. This is called vapor of the substance. So correct option is A. एक दूसरा MCQs देखिए, which of the following is critical temperature for carbon dioxide? एक important MCQs, इसको आप इसी तरह याद करेंगे। तो critical temperature कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है? 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड। Critical temperature for carbon dioxide is maximum temperature where carbon dioxide can remain as liquid below this temperature. So the carbon dioxide is case, so critical temperature for carbon dioxide is 30.98। MCQs के लिए याद करें। लास्ट जो हमारे पास MCQs है, MCQ वो है what is the ratio of critical temperatures to boil temperature of the same gas? So you know that the maximum temperature gas can remain liquid is known as critical temperature। जैसे कि मैंने आपको critical temperature की definition बता दी, यहाँ दोबारा आपके लिए लिखी है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एक गैस का जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
सो आपके पास यहाँ जो आपको पूछा जा रहा है कि बॉयज जो टेम्परेचर है वो कौन सी रेशियो है जहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयज ला जो वो गैस पे सेम होती है उसके रेशियो आपसे पूछे। तो द टेम्परेचर टिल विच अ गैस बिहेव लाइक इन आइडियल गैस इज बॉयज टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसपे गैसेस आइडियल बिहेव करते हैं वो कौन सा है? बॉयज टेम्परेचर है। सो जो बॉयज टेम्परेचर को आप रिप्रेजेंट करते हैं टी बी से, ठीक है, बॉयज टेम्परेचर है, इसको आप इस और एज गिवन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस, और क्रिटिकल टेम्परेचर को आप इस रिप्रेजेंट करेंगे ए स्मॉल ए ओवर आर बी। अगर आप इनका रेशियो देखेंगे तो आपके पास रेशियो आएगा 8/27। सो आप इसको इसी तरह याद करें, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ एमसीक्यूज हैं, इस चैप्टर को सही तरह से समझे, आपको समझना है आप पूछ सकते हैं, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, टॉपिक को सही तरह समझे। बार बार लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लेक्चर को समझने की कोशिश करें। एंड दैट्स जो है इस चैप्टर में गैसेस चैप्टर को आज हमने फिनिश कर लिया, कंप्लीट चैप्टर। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर और चैप्टर दी फिनिश। थैंक्स।